क्योंकि मेन कंसर्न मेरे लिए यहाँ पे बजट भी था और मैं चाह रहा था कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। वो सबसे पहले किसी डॉक्टर से कराऊँ, प्रोफेशनल डॉक्टर से। तो ऐसे केस में हम आज एक नई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि हम पहले स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करेंगे, इसके ऊपर हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। बट इस केस में हमने फिनेस्ट्राइड बिल्कुल भी नहीं किया। दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग केस आपके सामने लेके आया हूँ। ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस होते हैं दोस्तों, लाइक फ्रंट टू बैक। अगर हम बॉल्डनेस देखते हैं तो ग्रेड 2 से लेके और ग्रेड 7 तक की बॉल्डनेस हमें देखने को मिलती है। इनमें सबसे टफ रहती है ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स की बॉल्डनेस। ग्रेड 6 से आगे ग्रेड 6 और ग्रेड 7 की अगर हमारे पास बॉल्डनेस है, कोई क्लाइंट हमारे पास इस तरीके से आया कि स्कैल्प ऊपर से सारा खाली है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए डिसीजन लेना। दोनों एंड्स पे, क्लाइंट के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले तो डोनर एरिया की स्ट्रेंथ कैसे है। डोनर एरिया में ओवरऑल जो हमारा सेफ एरिया जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर अवेलेबल रूट्स कितनी हैं, जड़ें कितनी अवेलेबल हैं, उन जड़ों की ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है। फिर एक रूट के अंदर बाल कितने हैं, ठीक है जी। ये सारे फैक्टर आ गए। फिर रेसिपिएंट एरिया जो हमारा बॉल्ड एरिया है उसका स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना एरिया है, और जो हमारा डोनर एरिया वो स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना है। इन दो रेशो के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कितने रूट्स हमें ट्रांसफ़र करने, और उसके अनुसार हमारी डेंसिटी कैसी आएगी और क्लाइंट की हमारे से एक्सपेक्टेशन। हर क्लाइंट, हर एक जो क्लाइंट है उसका डोनर एरिया, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एक उम्मीदें ट्रांसप्लांट से बहुत अलग अलग तरीके से वेरी करती हैं। सर, सबसे पहले तो जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं बहुत रिसर्च ओरिएंटेड बंदा हूँ, तो मैं रिसर्च काफ़ी करता हूँ। ऑनलाइन मैंने देखा सर, क्योंकि सबसे पहले आजकल हमारे पास रिसर्च करने का ऑप्शन है, वो गूगल है सर जी। मैंने गूगल पे देखा सर, बहुत सारे ये हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के बारे में पता किया। लास्ट में मेरे को 1-2 क्लिनिक्स के बारे में पता चला सर, क्योंकि मैं अपना बजट भी देख रहा था सर, और क्योंकि मेन कंसर्न मेरे लिए यहाँ पे बजट भी था और मैं चाह रहा था कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। और जो मैंने रिसर्च की थी सर, उसके बेस पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहले तो जी मैं जहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ वो सबसे पहले किसी डॉक्टर से कराऊँ, प्रोफेशनल डॉक्टर से। मेरे को ये पता चला कि कुछ क्लिनिक्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 30-40-50 हज़ार तक भी वो आपको करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने मेरे को ये भी बताया सर कि आपका डोनर एरिया बहुत अच्छा है। फिर वहाँ से थोड़ा मुझे डाउट आया, जब मैंने 3-4 जगह क्वेरीज की, फिर इन द एंड में आपके पास आया सर। आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आप ही से अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं। पैसे को अगर हम लेके चलते हैं कि पैसा हमारी प्रायोरिटी है, और उसी को हमने बेस करके हमने 2-4 केस देख लिए, डॉक्टर से बिना मिले टेक्नीशियन के पास जाके और फटाफट से हमारा सस्ते में काम करा लिया, और ग्रेड 6 बॉल्डनेस को आपने छेड़ लिया, तो 200% बिना नॉलेज के, देखो रूट्स निकाल के लगाने का नाम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। ये भी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बिना डॉक्टर के किया गया काम है, और आप इसके अंदर देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की है, कैसे लगाए हुए रूट्स। आप खुद एक बार एनालाइज करिए। और दूसरा, ये सिर्फ 7 महीने के अंदर शॉक लॉस की वजह से बाकी का सारा एरिया ख़त्म हो गया पीछे का। अब क्या ऐसा ट्रांसप्लांट करवाना चाहेंगे आप? इस बंदे का सिर्फ ग्रेड 3 to 4 बॉल्डनेस था फ्रंट एरिया के अंदर। ट्रांसप्लांट के अंदर उन्होंने 80% एक्सट्रैक्ट करके फ्रंट में लगा दिया, 70 to 80%। अब पीछे वाला एरिया सारा खाली हो गया ड्यू टू शॉक लॉस। अब इसके बारे में टेक्नीशियन महोदय को मालूम ही नहीं है कि ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कि भैया आपने दवाई नहीं लगाई होगी, फलान है। दूसरा, अब ट्रांसप्लांट किया, बाल तो उग गए, उनकी डायरेक्शन देखिए आप, किस तरीके से उनको फिक्स किया गया। दूर से मालूम पड़ रहा है कि भैया ये सब कहाँ से कराया आपने, तो आप हंसी के पात्र बन गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे ये पर्टिकुलर केस है, अब इसमें क्या है कि ग्रेड 6 बॉल्डनेस है। अब इनकी एक बड़ी इमोशनल सी स्टेटमेंट थी कि सर मैंने अब जो एक लेवल अचीव करना था वो तो मैंने कर लिया, अब मैं इंडिया से बाहर मूव करना चाहता हूँ, बट अब मेरी जो ये लुक है
ये मेरे एक्चुअल एज के साथ मैच ही नहीं कर रहे, आई एम ओनली 27 ईयर्स ओल्ड और देखिए मेरा 40 साल से ऊपर का लग रहा है, तो क्या किया जाए। तो पहले हमने डोनर एरिया एनालाइज किया। आप देखिए अब डोनर एरिया की कंडीशन कैसे, डोनर एरिया काफ़ी वीक है, देखिए अब आप। अब इस केस में जो प्लानिंग है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केस में हम आज एक नई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि हम पहले स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करेंगे। स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन जैसे मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया है, एक काइंड ऑफ नॉन इन्वेजिव या एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें हम बहुत स्मॉल साइज की डॉट्स पूरे स्कैल्प पे लगाते हैं। तो वो हेयर और उन डॉट्स के बीच में फर्क पता करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो संजय जी के केस में हम पहले स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करेंगे एंड एग्जैक्टली आफ्टर 10 डेज इसके ऊपर हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। अब यही केस फॉर एग्जांपल अपन किसी टेक्नीशियन की बात करते हैं, आप चले गए जी बाल लगवाने हैं, बोला लगा देंगे सर कोई दिक्कत नहीं, आइए निकाल के और लगा दिए। बट उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसकी एंगुलेशन क्या रहेगी, हेयर लाइन कैसे रखनी है, कितने एरिया के अंदर पीछे क्या अवेलेबिलिटी, आगे कैसे रखने हैं, बाल का डायमीटर कहती है, ये सब चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। डॉक्टर से कंसल्टेशन इसलिए बहुत ज़रूरी होती है जो समझ सके आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन को। अब इस केस में एक तो हेयर का डायमीटर जो था वो हमारा ठीक ठाक था, मतलब बहुत हैवी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक था। डोनर एरिया ऑब्वियसली वीक था, नंबर ऑफ हेयर दे वर लेस। सो इसमें हमने क्या प्लानिंग करी, हमने पहले स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन का प्लान किया। SMP हमने प्लान करी स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, ताकि जो हमारा बेस है वो डार्क हो जाए और नेचुरल उसमें। और उसके एग्जैक्ट 10 से 15 दिन के बाद उसके ऊपर हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया। अब जो SMP को मैं कंबाइन करता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के साथ, बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट से और बहुत सुपरफिशियली हम लोग प्लेसमेंट करते हैं इसकी, SMP की प्लेस करते हैं उसको। डोनर एरिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं डालना चाहिए जब हमारे पास वो लिमिट के अंदर हो, क्योंकि पीछे भी तो कवरेज रखनी है। अब इस पर्टिकुलर केस में हमने 5000 के आसपास ग्राफ्ट्स प्लान करे। पहले माइक्रो पिगमेंटेशन करी, माइक्रो पिगमेंटेशन के एग्जैक्ट 15 डेज के बाद हमने इसके ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट किया। दोस्तों जब SMP की हम बात करते हैं तो अब इनके केस में क्या है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, तो उसकी वजह से कि हम इसमें और ग्राफ्ट्स ऐड कर सकते हैं, तो हम हेयर लाइन को रिडिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इनकी स्टैंड अलोन में, तो अगर इन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं करना, सिर्फ हमें SMP करनी है, तो जो एग्जिस्टिंग हेयर लाइन है हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। अब क्योंकि इनके केस में ट्रांसप्लांट करना है हमें, तो हम हेयर लाइन को रिडिजाइन करेंगे, रिडिजाइन करके एंड देन फिर हम SMP करेंगे, राइट। एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी हम हेयर लाइन डिजाइन करते हैं, ये जो कुछ हमारे डॉक्टर साथी हैं वो भी देख रहे होंगे, तो एक चीज समझने की है कि चिन से नोज का डिस्टेंस, नोज से आईब्रो का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दैट शुड बी इक्वल, तभी वो सिमेट्रिकल रहे। और हमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स तैयार करना होता है जिससे अगर हम सेंटर से डिवाइड करें तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल हेयर लाइन। तो ये हेयर लाइन का फंडा है। हल्की सी मैंने इनकी हेयर लाइन नीचे करी है और इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑलरेडी देखिए ये हमारा 6.5, दिस इज ऑप्टिमम हाइट, ठीक है। तो दोस्तों ये इनकी कंडीशन है SMP के तुरंत बाद। ये जो स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन हमने किया है, इसमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो हेयर लाइन है वो किस तरीके से हमने ड्रॉ करी है। और सेकंड जो चीज़ है कि ये जो अभी माइक्रो पिगमेंटेशन आपको बहुत हल्की दिखाई दे रही होगी, बट ये आने वाले 3, 4, 5 दिनों के अंदर थोड़ा और डार्क हो जाएगी। डार्क होने के बाद उसके बाद फिर से लाइट हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं फ्रंट टू बैक ग्राफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करी है हमने। जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो 50% ग्राफ्ट्स हैं उनको सारा वेटेज जो फ्रंट टू बैक, जो फ्रंट टू मिडल तक के बीच में हम 50% और बाकी के एरिया के अंदर 50% डिस्प्लेस करते हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इस केस के अंदर हमने डाइट के ऊपर फोकस ज़्यादा रखा। जैसे कि इस केस में अब आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, हल्दी जो टर्मरिक होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हल्दी का डेली
सेवन आपने, अगर आप ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, दो चीज़ों में काम करता है। एक तो आपकी ओवरऑल हीलिंग को फास्ट कर देता है, सेकंड आपकी मेल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से जो रूट्स के लेवल पे इन्फ्लेमेशन है उसको भी वो ख़त्म करता है। तो रिजल्ट्स की जो है हमारी रिजल्ट्स अच्छे बेहतर आते हैं, बाल जो है आपका वो थोड़ा उसका साइज़ मोटा रहेगा। अब हल्दी कंज्यूम कैसे करनी है, इस चक्कर में नहीं रहिएगा। जो बहुत सारे लोग, अब मेरे को मालूम नहीं बिना साइंस के क्यों बोलते हैं कि वो सुबह गर्म पानी लो, उसमें हल्दी मिक्स करो और पी लो। हल्दी मेरे भैया ऐसे एब्जॉर्ब ही नहीं होती बॉडी के अंदर। हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो व्हीकल चाहिए, जो चीज़ चाहिए, वो होती है फैट। फैट के बिना हल्दी शरीर में एब्जॉर्ब होगी नहीं। इसीलिए जो पीछे से चली आ रही है, हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि दूध के अंदर जो फैट वाला दूध होता है उसके अंदर हम हल्दी डालकर उसको अच्छे से फेंट के, शेक करके, ताकि जो दूध का जो फैट है वो हल्दी को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर ले, लपेट ले, मिसलाइजेशन बोलते हैं इसको। वो फिर हमारे अगर इंटेस्टाइन में जाएगी तो वहाँ से इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। आप अगर वैसे पानी में घोल के ले रहे हैं तो दैट इज़ यूजलेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या कुछ लोग क्या करते हैं, वो करक्यूमिन के आजकल कैप्सूल्स आ रहे हैं, उससे बड़ा खुश हो जाते हैं। रेडिकुलस नहीं पड़ना उस चक्कर में। रॉ हल्दी लो, गांठ वाली हल्दी अगर मिल जाती है बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो किचन वाली हल्दी किसी अच्छी कंपनी की लेके आधा चम्मच एक स्टील के ग्लास में डाला, उसको मिक्सी में घुमा लिया, फेंट लिया, हाथ से शेक कर लिया, एंड देन जस्ट गो अहेड विद इट। फैट वाला दूध होना चाहिए, डबल टोन या वो सब चीज़ें नहीं इसमें रहेंगी। सेकेंड, हमने इस केस में क्या किया, मेथी के जो सीड्स होते हैं, दाने, मेथी के दाने, वो आपको उसको दो अलग अलग चीज़ें बताते हैं लोग। बोले कि सुबह उसकी चाय बना के पी लो, है ना, कुछ बोलते हैं उसको चबा लो। जो मैंने प्रैक्टिकली तरीका देखा है वो ये रहता है कि आपने रात को उसको डिप करके छोड़ दिया आधा गिलास पानी के अंदर। आपने अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लीजिए कि 3 चुटकियों में जितने आगे मेथी के दाने उतने आपने उसमें छोड़ दिए, ओवरनाइट भीगने दिया। मॉर्निंग में आपने उसको छान के और जो पानी है वो आपने पी लिया। तीसरा, आंवला। आंवला का आपने पाउडर लेना है, जूस नहीं लेना। या अगर आपके पास फ्रेश आंवला मिलता है तो उसको ग्रेट करके, उसको छील के, उसकी जो गुठली है उसको अलग करके, जो पीसीज हैं उसको आप उसका निकाल के जो पल्प होता है उसको पानी में डिप करके छोड़ दीजिए 5-7 मिनट, फिर उसको ले लीजिए। अदरवाइज आंवले का जो पाउडर रहता है, सुखा के अगर आपने आंवला छोड़ दिया, खुद बना लीजिए या मार्केट से मिल जाएगा, बट जूस नहीं लीजिए। जूस में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी चीज़ें डाली होती हैं। तो चूरन जो होता है या पाउडर होता है उसका आधा चम्मच स्टील के गिलास पानी में डाला, मिक्स किया और सुबह में पी लिया। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हमने इस पर्टिकुलर केस में फोकस रखा। देन ही वॉज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन कि जी हम एग वगैरह नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्शंस थी। तो इनका जो प्रोटीन था हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा, अप्रॉक्स 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से इनका हमने प्रोटीन रखा। तो ये वॉज अराउंड 78। तो हमने 80-82 ग्राम के आसपास का डेली प्रोटीन इनको दिया कि आपने लेना है। उसमें हमने सोयाबीन और पनीर, सोयाबीन पनीर और सोयाबीन की ही दाल, सोयाबीन की बड़ियाँ, एंड उसके बाद आती है रौंगी, राजमा। ये कुछ दालें जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है वो एडवाइस करी। और मल्टीविटामिन हमने दिए, बट इन्होंने थोड़ा सा हाफ हार्टेडली ही लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिए। सीरम हमने पेप्टाइड दिया था, जो नियोग्रो सीरम है हमारा, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। उसके अंदर रिडेंसिल प्रोकैपिल एंड अगेन वो वाला सीरम डेली नाइट में डे 5th से शुरू करके एंड तक हमने वो चलाया। और मिनॉक्सिडिल को हमने हफ्ते में 2 बार रखा इस पर्टिकुलर केस में। तो शेड्यूल डिफरेंट रहता है इनकी, जैसे क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, इनके पास थे, या जैसे हमारे क्लाइंट्स फॉर एग्जांपल ओवरसीज़ भी होते हैं तो व्हाट्सएप पे हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं कि आप अपना कंडीशन बताइए, क्या चल रहा है, हेयर फॉल तो नहीं है। अच्छा, हेयर फॉल के बाउट्स आते हैं, जैसे इनके केस में भी अराउंड 6 महीने के आसपास, 6.5 और 7 महीने के आसपास हेयर फॉल एक बार ही इंक्रीज हुआ था। जब बहुत अच्छी डेंसिटी आ रही होती है तो हेयर फॉल की टेंडेंसी रहती है। उस पर्टिकुलर केस में हम फिर जब आपका इस तरीके से हेयर फॉल चलता है तो हम एनालाइज करते हैं कि उस वक्त आपका किस चीज़ का इम्बैलेंस चल रहा है, या कोई वेदर की वजह से, पानी चेंज की वजह से, स्ट्रेस, वो वाली सारी चीज़ें ना हो, अगर स्लीप भी आपका सब ठीक चल रहा है तो फिर थोड़ा हल्का मल्टीविटामिन हम उन दिनों में ऐड कर देते हैं, तो उससे कंट्रोल हो जाता है, या थोड़ा मिनॉक्सिडिल इंक्रीज कर देते हैं। बट इस केस में हमने फिनेस्ट्राइड बिल्कुल भी नहीं दिया।
आप देख सकते हैं दोस्तों कि लिमिटेड डोनर एरिया होते हुए भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर हम चलते हैं तो रिजल्ट्स हमारे अल्टीमेट आ सकते हैं। बट आपको करना इतना ही है कि आपका क्लिनिक का सिलेक्शन, जो टेक्निक की चॉइस है और जो आपके कंसल्टेंट आपको एडवाइस करते हैं, वर्ड बाय वर्ड आप उन चीज़ों को फॉलो करें और रिजल्ट्स डेफिनेटली, अगर आप पूरा साइंटिफिकली चल रहे हैं तो आपको मिलेंगे। हाँ जी संजय जी, कितना समय हो गया आपके ट्रांसप्लांट को? सर 9 मंथ्स हो गए। तो रिजल्ट अप्रिशिएट करेंगे आप। खाली जो पीछे का जो ये हल्का एरिया, यहाँ जो ये एग्जैक्ट आपके डोनर एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक हम पहुँचते हैं, उसके बीच में थोड़ी सी जोन में छोड़ता हूँ। मेरी अपनी ये थ्योरी है। एंड अदरवाइज लाइक बाकी इनका फ्रंट टू बैक बहुत अच्छी कवरेज एंड इज़ वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। अब ये वाले रिजल्ट्स जो इनको मिले हैं, ये वाले रिजल्ट्स को मेंटेन करना भी एक प्रॉपर आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ दिया जी, ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ गया, सब खत्म, डॉक्टर ने बोल दिया अरे बस मस्त हो जाओ, अभी ये परमानेंट बाल हैं, कहीं नहीं जाएंगे, अब बहुत गलत है, मिसगाइड कर दिया आपको किसी ने। इनको थोड़ा बहुत पेप्टाइड, थोड़ा सा बालों को मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन्स हैं, प्रोटीन है, आपको जागते रहना पड़ेगा। अब यूँ समझो कि आप जिम में गए हो, आपकी ज़ीरो मसल्स थी, किसी की भी नहीं होती। जब हम पैदा होते हैं, नोबडी हैज़ गॉट दीज मसल्स। जिम में जाके हम इसे तैयार करते हैं, अगेंस्ट द नेचर हम इसको रेडी करते हैं, अलग अलग मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज करके। अब ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं है जिसने एक्सरसाइज करके एक बार मसल्स बना ली और फिर ये बोले कि मैं अब जिम नहीं जाऊंगा और मेरे मसल्स बिल्कुल यूं की यूं तैयार रहेंगे। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सेम इज ट्रू विद द हेयर। ये हमारे जीन्स में नहीं लिखे हुए थे, बॉल्डनेस है, जीन्स है, आप उसमें नहीं कंट्रोल कर सकते। बट आपने अगर उसको प्रॉपर एक साइंटिफिकली आपने उसके अगेंस्ट जाके और आपने ट्रांसप्लांट किया है, सारा कुछ कर लिया आपने, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए, फिर आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जीन्स जो होती हैं हमारी, एपिजेनेटिक्स का बहुत अच्छा रोल अभी आ रहा है, काफ़ी अच्छी, हम उसके बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं। तो जीन्स जो होती हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मेल पैटर्न शुरू हो गया बॉल्डनेस, सब उसके रुकेगा ही नहीं, नो, रुक जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट करिए, एक बार ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे ऑफेंडिंग फैक्टर्स देखिए, किस वजह से ये एनवायरमेंटली स्टार्ट हुआ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली थी क्या, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, पानी चेंज हुआ, कुछ भी इस तरीके की चीज़। तो ऑफेंडिंग एक बार जो चीज़ है उसको पकड़ के उसको करेक्ट करेंगे, थोड़ी सी सपोर्ट देंगे तो जीन शांत हो जाता है। एक बार वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा स्लो कर लेता है अपना, तो उसमें चलता रहता है। फिर से जब वो एक्टिवेट हो तो फिर उसको आगे से पकड़ लो आप। तो एफर्ट्स ज़रूरी है। ट्रांसप्लांट को हिट एंड रन नहीं मानना चाहिए कि जी ट्रांसप्लांट हो गया अभी सब खत्म, कुछ नहीं करेंगे। मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड, राइट। सो सबसे पहले तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि जब भी हेयर फॉल स्टार्ट हो, चाहे आपको है या आपके बच्चों को है, उसको लाइटली मत लेना। ये नहीं है कि जी तेल लगा लिया घर पे, मालिश शुरू कर दी, और नो, ब्लड सारा चेक करवाओ, सारी एक बार करके सीरियसली लो। 17-18 साल के आसपास अगर हेयर फॉल है तो बहुत डेंजरस है, उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। वो करके और फिर उसके बाद बाई चांस नहीं कुछ भी हो रहा तो 23-24 साल के आसपास का ही ट्रांसप्लांट कर रखिए, उससे पहले नहीं, राइट। सो और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है और अच्छी वीडियोस के साथ फिर लौटेंगे। स्टे ट्यून्ड। शुक्रिया।